प्लस टू बच्चों, दिस इज माय फोर्थ क्लास ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपके साथ बायोट-सावर्ट्स लॉ डिस्कस किया, बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस की। बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। उसकी फिर फर्दर एप्लीकेशन हमने की। फिर नेक्स्ट मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग कैलकुलेट की। फिर मैंने उसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की। देन लास्ट लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैलकुलेट किया। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बाय यूजिंग दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ मैंने कैसे लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या कहा था कि सोलेनॉइड क्या है, व्हाट इज द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज नथिंग, एक आपके पास टाइटली वाउंड कॉपर वायर है विच इज वाउंड ऑन ए cylindrical frame in the form of helical की फॉर्म है, and all the adjacent turns are electrically insulated to each other. The magnetic field at a point on the axis of solenoid we have calculated by using the बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो इसके लिए क्या किया था मैंने कि एक आपके पास एक dx थिकनेस ले ली थी सोलेनॉइड की विच कंसिस्ट ऑफ कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, n dx। तो ये जो थिकनेस थी दिस कंसिस्ट ऑफ सिंपल सर्कुलर टर्न्स। ये आपके पास क्या है, सर्कुलर रिंग्स हैं विच आर हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स n dx। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, हमने पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग n सर्कुलर टर्न्स, क्या थी उसका फॉर्मूला, म्यू नॉट ni r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। तो इसको हमने यूज कर लिया था। और ये जो टर्न्स थी जिस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे उस पॉइंट के ऊपर ये थीटा एंगल डिस्क्राइब कर रही है। और इस तरह से हमने देख लिया कि इसके बाकी जो एंड्स हैं, जो दोनों एंड्स हैं, दे आर मेकिंग एन एंगल θ1 और θ2 एंगल बना रहे हैं। तो हमने इस टर्म्स को यूज करके इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया था। कहां से कहां, θ1 टू θ2 इंटीग्रेट कर दिया था। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई थी किसके कारण, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई थी ऑन द एक्सिस। क्या आ गई थी, म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाय 2 cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात थी क्या कि जो स्मॉल n है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर दिस पॉइंट इज लाइंग एट द मिड ऑफ दिस सोलेनॉइड, तब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया था, म्यू नॉट ni cos θ डिवाइडेड बाय 2 बन गया था। क्लियर। उस केस में θ1 क्या आ गया था, थीटा आ गया था, θ2 क्या आ गया था, 180 माइनस थीटा आ गया था। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया था, म्यू नॉट ni cos θ, ये एक्सप्रेशन बन गया था। अगर फिर मैंने क्या कहा था कि इफ इट इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, उसके लिए क्या ले लिया था, θ1 0 ले लिया था, θ2 180 डिग्री ले लिया था। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड क्या बन गई थी आपके पास, दैट इज म्यू नॉट ni। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इसकी थिकनेस है आपके पास दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर। एंड अगर यही पॉइंट मैंने लॉन्ग सोलेनॉइड के एक एंड के ऊपर ले लिया तो θ1 0 आ गया था, θ2 90 डिग्री आ गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लॉन्ग सोलेनॉइड क्या बन गई थी, दैट इज म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2। तो एट द एंड्स इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है, एक्सिस तक इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस के साथ क्या है, ये वेरी करती है। क्लियर। दिस इज द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी and distance due to a current carrying solenoid. Clear. Next we will discuss Ampere's sector law. What is this Ampere's sector law? What is the statement of Ampere's sector law? It states that line integral of magnetic field around any closed path in free space or vacuum
is equal to mu naught times of the net current or the total current which is crossing the area bounded by the closed path. This is the statement of Ampere's sector law. इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो मीन्स क्या है स्टेटमेंट, दैट इज line integral of magnetic field density. This is the, in this way it is represented. This is the line integral of magnetic field density. जैसे आपके पास line integral of electric field intensity, वैसे ये क्या है, line integral of magnetic field density है. This is equal to mu naught times the total current threading in the total current means जो उस closed path में total current है, ना तो उसके बाहर लेना है, बाहर वाला कोई करंट नहीं लेना, सिर्फ उस क्लोज पाथ में आपने जो टोटल करंट है वो आपने लेना है. थ्रेडिंग का मतलब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं कि जैसे सपोज कर लो आपके पास ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की आपके पास सपोज कर लो n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. एक टर्न में आपके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है. तो आपके पास टोटल करंट इसमें अगर n टर्न्स है तो टोटल करंट इसमें क्या लेंगे, ni लेंगे. दिस इज नॉट I. और जब हम भी इसका कोई क्लोज पाथ लेंगे, दिस इज द क्लोज पाथ, तो टोटल करंट इस क्लोज पाथ में कितना होगा, ni होगा. क्योंकि एक टर्न में आपके पास करंट कितना है, I, तो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना करंट होगा, ni. दिस इज द मीनिंग ऑफ कि टोटल करंट थ्रेडिंग इन द सर्किट. साथ में जो करंट क्लॉकवाइज में है उनको पॉजिटिव लेने हैं, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. अगर इस कॉइल में करंट इधर क्लॉकवाइज में है, इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर हम क्लोज लूप में ये दोनों टर्न ले लें तो क्या कहेंगे, नेट करंट फ्लोइंग इन दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स सेक्टर लॉ. तो जैसे हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके, एक चीज क्या रखना कि हम जो एम्पियर्स सेक्टर लॉ यूज करके, जो इसकी एप्लीकेशंस करके जो इसकी एप्लीकेशन है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इस एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन सच कंडक्टर जो कि सिमेट्रिकल हैं या इनफाइनाइट लॉन्ग है. उसी के कारण आप एम्पियर सेक्टर लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. पहली एप्लीकेशन है जैसे हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर. आज हम एम्पियर सेक्टर लॉ यूज करके कैलकुलेट करेंगे. सपोज दिस इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें क्या है, करंट I फ्लो कर रहा है. इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर में जो आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती हैं, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं प्रोड्यूस ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. क्लियर? तो अब हम कैसे, सपोज कर लो इस पॉइंट ए के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. दिस पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस लॉन्ग कंडक्टर. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल डू, यहाँ पे एक हम स्मॉल एलिमेंट dl कंसीडर कर लेंगे. विल कंसीडर हियर ए स्मॉल एलिमेंट dl. इसके ऊपर क्या करेंगे, एम्पियर सेक्टर लॉ अप्लाई करेंगे. b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू 0. अब ये जो मैंने डॉटेड लाइन प्रिंट की, ये मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही मैंने एक स्मॉल एलिमेंट dl कंसीडर कर लिया. तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है यहाँ पे कि b वेक्टर और d वेक्टर क्या है, ये आपके पास पैरेलल है. Here b vector is parallel to dl vector, therefore b dot dl आपके पास क्या हो जाएगा, simply b dl हो जाएगा. तो this will be integration of b dl is equal to mu naught I. Now b we can take it outside, integration of dl is equal to क्या हो जाएगा, mu naught I हो जाएगा. What's about integration of dl? Integration of dl is means total length of the circle और circumference of the circle. इस circumference of the circle क्या होगा, that is 2 pi r. तो क्या होगा, integration of dl is 2 pi r. तो this will be equal to mu naught I. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is equal to mu naught I upon 2 pi r. So ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड बाय यूजिंग एम्पियर सेक्टर लॉ. बायोट-सावर्ट्स लॉ कैलकुलेट यूज करके भी की थी, सेम रिजल्ट आया था, that is mu naught I upon 4 pi r. Clear? Now I will calculate the magnetic field density due to a current carrying solid cylinder.
सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये अगर आपके पास ये एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, दिस इज ए सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसका रेडियस क्या है r है, लेंथ इसकी क्या है l है। तो इसके क्या है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके हमने डिफरेंट पॉइंट्स है, कंडक्टर के ऊपर भी है, एक आपके पास ये कंडक्टर के ऊपर पॉइंट है, बाहर है एट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, एक पॉइंट है इनसाइड है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बाय व्हाट, बाय यूजिंग एम्पियर्स सेक्टर लॉ। इसका रेडियस क्या है r है। जो पॉइंट ए आउटसाइड लाई कर रहा है, सपोज इट इज लाइंग एट ए डिस्टेंस कैपिटल R के ऊपर ये लाई कर रहा है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए विल यूज एम्पियर सेक्टर लॉ। एम्पियर सेक्टर लॉ यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या हमने एक क्लोज पाथ हमने ये कंसीडर कर लिया बाय जस्ट टू अप्लाइंग द एम्पियर सेक्टर लॉ। एम्पियर सेक्टर लॉ क्या है, दैट इज B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब इस क्लोज पार्ट में टोटल करंट थ्रेड कितना कर रहा है, I ही कर रहा है। तो आपके पास अब जो dl एलिमेंट लिया है वो इस स्मॉल एलिमेंट, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर स्मॉल एलिमेंट dl लिया है। यहाँ पे भी क्या है, B वेक्टर इज पैरेलल टू dl वेक्टर है, देयरफॉर B वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या हो जाएगा, BDL हो जाएगा। तो दिस इज BDL इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई इनटू कैपिटल R हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट E क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आ जाएगी, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर। क्लियर। तो ये रिजल्ट इंप्लाई कर रहा है कि इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह ही आपके पास बिहेव कर रहा है। क्लियर। अगर यही पॉइंट B के ऊपर आ जाएंगे, तो अगर हम B के ऊपर आ जाएंगे तो आपके पास जो कैपिटल R है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल r के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आ जाएगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पॉइंट C के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट C के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सपोज ये हमने एक लूप कंसीडर कर लिया जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस लूप का रेडियस है, सपोज कर लो वो कितना है, r प्राइम है। अब सब कुछ सेम है, यहाँ पे B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I प्राइम आएगा। यहाँ पे I प्राइम इज नॉट हेयर, I तो टोटल करंट थ्रेड कर रहा है इसमें, लेकिन हमने इस लूप में देखना है कितना करंट है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए इस लूप में करंट निकालने के लिए I प्राइम, देखो पाई स्मॉल r स्क्वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है, हमें करंट चाहिए पाई r प्राइम स्क्वायर में। तो वो कितना करंट आ जाएगा, I अपॉन पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई r प्राइम स्क्वायर। सो I प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे I स्मॉल r प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I प्राइम हियर। ठीक हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आएगा, यहाँ पे 2 पाई r प्राइम आएगा। I प्राइम की हमने वैल्यू क्या रख दी, I r प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्लियर। तो नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, तो दिस बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा म्यू नॉट I r प्राइम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां पे आ जाएगी, एट पॉइंट C के ऊपर आ जाएगी। तो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि जब हम इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले इसके एक्सिस से लेके सरफेस तक तो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस आ रही है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वी शैल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। दिस ये ग्राफ हमारे पास आएगा। पहले तो क्या है, डिस्टेंस के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस b जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। उसके बाद क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b जो है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो इसलिए ग्राफ की शेप क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। तो ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, सरफेस के ऊपर है। दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फॉर दिस इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अगर ये सॉलिड की बजाय आपके पास होलो हो, अगर ये होलो है तो बाहर ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन जब आप सी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो सी पॉइंट के ऊपर अगर आप होलो है तो अगर आप ये क्लोज पाथ लेते हो तो इस क्लोज पाथ में अगर करंट देखोगे, करंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी। आई प्राइम यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसलिए सी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू जीरो आएगी। तो मींस होलो सिलेंडर के केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जीरो होगी, आउटसाइड और ऑन द सरफेस वही होगी जो सॉलिड सिलेंडर के लिए थी। क्लियर। तो इस केस में अगर होलो सिलेंडर के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि एट ए डिस्टेंस x = r तक वहां यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, बाय यूजिंग एम्पीयर सेक्टर लॉ। तो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण कैसे कैलकुलेट की थी, बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एम्पीयर सेक्टर लॉ। तो आपको क्या बताया है कि सोलेनॉइड, व्हाट इज द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, इट इज ए कॉइल व्हिच हैज द length and used to produce uniform magnetic field of long range. It consists of a conducting wire which is tightly wound over a cylindrical frames in the form of helix. All adjacent turns are electrical insulated to each other. The magnetic field at a point on the axis of the solenoid can be obtained by superposition of fields due to large number of identical circular turns having their centers on the axis of the solenoid. तो how will calculate it? Suppose this is a, ये आपके पास एक solenoid है, this is the solenoid, इसके ऊपर ये दी जाता नंबर ऑफ टर्न, ये आपके पास टर्न्स इसके ऊपर कॉइल जो है हेलिकल फॉर्म में वाउंड हुई है। क्लियर। रिमेंबर इस के अपर पार्ट में अगर करंट क्या है, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इसमें ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, अपर पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरह से आउटवर्ड होगी लाइक दिस। और लोअर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होगी, जिसके कारण मैं क्या कह रहा हूं, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग ऑन द एक्सिस। हम इसका मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल है, जिससे हम इसकी ये देख सकते हैं, जब ये मैग्नेट एक्चुअली क्या है, दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेटिक बार। जब ये मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करता है तो कौन सा पोर्शन इसका नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, इसको हम, हमारे लिए क्या है, हमारे पास एक रूल है मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल। हम इसको क्या करते हैं, जहां से करंट फ्लो कर रहे हैं अपने पाम को उस डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपके पास जो ये थंब है दैट इज गिविंग दी, थंब वाली साइड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरा जो पोर्शन होगा वो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। अगर यही करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज में होता तो हमने अपने पाम को इस तरह से रिप्रेजेंट करना था, तो पाम आपके पास वो थंब उस दूसरी तरफ आ रहा है, तो दूसरा एंड इसका क्या होना था, नॉर्थ होना था, ये वाला एंड इसका क्या होना था, साउथ होना था। क्लियर। नाउ अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है दिस ड्यू टू दिस लॉन्ग सोलेनॉइड, व्हाट विल डू, विल मेक ए, विल चूज ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ बनाएंगे। इमेजिनरी एक क्लोज पाथ हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज ए बी सी डी, ये आपके पास एक इमेजिनरी क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ के ऊपर
हम एम्पियर सेक्टर लॉ अप्लाई करेंगे। व्हाट इज एम्पियर सेक्टर लॉ? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्राइम। ये किसके लिए लिया है? ए बी सी डी पाथ के लिए लिया है। ठीक हो गया। दिस सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर। और ये जो हमने रेक्टेंगुलर ये क्लोज पाथ लिया है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है। क्लियर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पास यहाँ पे करंट कितना थ्रेड कर रहा है। देखिए ईच टर्न में करंट कितना है? आई है। तो एल टर्न में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी? एल लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी? एन इंटू एल हो जाएंगी। तो आई प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक टर्न में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। तो इस क्लोज पाथ में अब आपके पास टोटल करंट कितना आ जाएगा? एन एल आई टोटल करंट आ जाएगा। आई प्राइम विल बी हियर एन एल आई। क्लियर। एक चीज इवैल्यूएट होगी। अब हम करें बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ए बी सी डी को इवैल्यूएट करें। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज बी सी प्लस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सी डी प्लस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज डी। क्लियर। तो इसको हमने रेक्टेंगल को अलग अलग पोर्शन में ले लिया, ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी के लिए। अब देखिए जो बी सी है, बी सी पार्ट जो है इट इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनॉइड। जो पार्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड होगा वहां तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, वहां तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब ये देखिए ए बी और जो सी डी है, ए बी और सी डी, इनकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी और सी डी के लिए, फॉर ए बी एंड सी डी आपके पास बी क्या है? परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर है। तो इसलिए आपके पास इन दोनों के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बचा? डी ए बचा। तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर डी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और डी ए क्या है? दे आर पैरेलल। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा जीरो है। तो दिस बिकम सिंपली बी डी एल। और बी हमने निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? दैट इज द टोटल लेंथ, वो क्या है आपके पास? एल आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आ जाएगी? एल आ जाएगी। अब ये भी वैल्यूएट हो गया हमारे पास, आई प्राइम भी वैल्यूएट हो गया। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? व्हाट वी शैल गेट दैट इज क्या आ जाएगा? बी इंटू एल म्यू नॉट आपके पास दैट इज एन एल आई आ जाएगा। एल एल कैंसल आउट हो गया तो बी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसे कि हमने पहले किससे कैलकुलेट किया था? बायट-सावर्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया था। आज हमने किससे कैलकुलेट कर लिया? एम्पियर्स सेक्टर लॉ से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। सो दिस इज अबाउट बायट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स सेक्टर लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर में, दैट इज द लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज द लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स? लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि जब आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो दैट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द फोर्स, और जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है दैट फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, सपोज इट्स मैग्नीट्यूड इज q, moving in a magnetic field of strength B, we making an angle theta with it. In that case the force acting on this charged particle depends upon four factors. ऐसे आपके पास ये magnetic field है, this is the magnetic field, and in this magnetic field a charged particle is moving in this direction,
जिसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस बीम. सो हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. फोर्स इज directly proportional to the speed with which it is moving. Force is directly proportional to the strength of magnetic field. Force is directly proportional to the sign of the angle between velocity and magnetic field. So these are the four factors on which this Lorentz magnetic field is depending. Or here F is K, Q, V, D sin theta. Here units are chosen in such a way that the value of constant of proportionality comes from unit. तो F is equal to क्या आ जाएगा, Q V B sin theta. और फोर्स वेक्टर को लिखें F वेक्टर is equal to Q into V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. This is called Lorentz magnetic force. This result implies that कि जो फोर्स एक्ट कर रही है on this moving charge particle in a uniform magnetic field, this force is acting perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector. Means अगर ये आपके पास ये force की direction है तो this force is making an angle 90 degree with velocity vector as well as with magnetic field vector. As this force is acting at 90 degree to the velocity vector, that implies that this force will only change the direction of the motion of the charged particle. It will not change the speed of the charged particle. This is the very good property of this Lorentz magnetic force. This force will only change the speed of the charged particle, that will change the direction of the charged particle. It will not change the speed of the charged particle. So this Lorentz magnetic force is also known as deflecting force. इसे हम deflecting force भी कॉल कर देते हैं. क्यों? कि ये चार्ज पार्टिकल को सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगी. क्लियर? एंड अगर देखें यहाँ पे वेलोसिटी, देखिए एक तो मैंने डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट से आपसे एक्सप्लेन कर दिया. अदरवाइज हियर अगर सपोज कर लो आपके पास फोर्स F वेक्टर, V वेक्टर एंड B वेक्टर के सभी परपेंडिकुलर हैं, उस केस में here direction of the force can also be explained with the help of Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule से हम फोर्स की डायरेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर है, that gives the direction of magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये जो मिडल फिंगर है, that gives the motion of the charged particle, means it gives the direction of velocity vector. In that case the thumb is giving the direction of the force. thumb जो है फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? नाउ अगर सपोज कर लो कि जब चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट के ऊपर है तब भी इसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट करेगी. जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी. क्यों? जब थीटा 0 हो जाएगा या थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, उस केस में भी आपके पास फोर्स क्या रहनी है, 0 होनी है. लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी. वो कितनी एक्ट करेगी? QVB एक्ट करेगी. एंड हियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी उस समय ये चार्ज पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा. व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग perpendicular to the direction of initially projected perpendicular to the direction of magnetic field, in that case this charged particle will adopt the circular path. वो कैसे? देखिए कि सपोज कर लो ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है. What is the meaning of this magnetic field? कि this magnetic field means that कि this is the field acting perpendicular to the plane of the board inward. अंदर की तरफ ये एक्ट कर रही है. क्लियर? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है.
नाउ एक हम चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज ए चार्ज पार्टिकल क्यू जिसकी स्पीड क्या है v, इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। क्लियर। जब हमने इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, अब इसके ऊपर पहले इनिशियली फोर्स किधर एक्ट करेगी। मैंने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ, जब तीनों फैक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, दिस फोर्स विल एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर। इधर फोर्स एक्ट करेगी। जब फोर्स इधर एक्ट करेगी तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वो आपके पास इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। अब इस केस में इसके ऊपर फोर्स किधर एक्ट करेगी, अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। क्लियर। अब चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट किधर कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर। नाउ अब यहां पे जो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा वो किधर आ जाएगा, इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज टुवर्ड्स, उसके वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन आनी है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही देखेंगे तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब क्या आएगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी। क्लियर। अब चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, अब आपके पास फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट जो है पाथ जो है इस चार्ज पार्टिकल का क्या बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा। सो हियर वी कैन से कि when this charge particle is moving perpendicular to the direction of magnetic field, in that case it will adopt the circular path. Clear? So बच्चों थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। जैसे बच्चों मैंने बताया है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों आपने कोरोना से, इस कोरोना महामारी से बचकर रहना है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's के ऊपर बिल्कुल जोर देकर रखना है। वो 3 W's क्या हैं, वियर द मास्क, सेकंड W क्या है, वॉश द हैंड्स, थर्ड W क्या है, वॉच योर सोशल डिस्टेंस। तो इन 3 चीजों के ऊपर जब कभी बाहर जाते हो मास्क वियर करना है, घर में आते हो तो अच्छी तरह हैंड्स को वॉश करना है, बाहर जाते हो तो आपने अपने दूसरे लोगों के साथ अपना सोशल डिस्टेंस जो 2 गज का है वो बना के रखना है, जिससे क्या होगा, इंडिया जीतेगा और कोरोना हारेगा। क्या होगा इससे, इंडिया जीतेगा और कोरोना हारेगा। सो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।